What's up everyone? Welcome back to the channel. Guys, wishing you all a very happy Holi. मैं भी बस बीच में से किसी तरीके से चुपचाप गोली दे के निकल आया हूँ और मैंने सोचा तुम्हारी वीडियोस कर दूँ फटाफट, नहीं तो फिर पढ़ाई रुक जाएगी। बट पढ़ाई तो नहीं रुकनी चाहिए, तो चलिए जल्दी से रिवीजन करते हैं मनी एंड बैंकिंग का। इसके बाद गवर्नमेंट बजट बीओपी भी करना है आज, वो भी करेंगे और अच्छे तरीके से मैक्रो को रिवाइज करेंगे। चलिए जल्दी से लेट्स बिगिन। स्टार्ट करते हैं बच्चों मनी एंड बैंकिंग के साथ। तो देखो मेनली इसमें क्वेश्चन बैंकिंग से आएगा, मनी से तो छोटा ही क्वेश्चन बनता है। देखो फटाफट से सबसे पहले क्या 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 क्वेश्चंस आते हैं इसके अंदर। सबसे पहले हमारे पास आता है मनी में बार्टर एक्सचेंज। सर बार्टर एक्सचेंज का क्या मतलब होता है? जहां पे एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स होता है। अब बार्टर बहुत पहले चला करता था और बार्टर में कुछ कुछ लिमिटेशंस है, ठीक है। सर कौन कौन सी लिमिटेशंस होती थी? सबसे पहले लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। कोइंसिडेंस का मतलब जैसे मुझे कुछ चाहिए वो आपके पास है, आपको जो चाहिए वो मेरे पास भी तो होना चाहिए ना, तभी तो बार्टर होगा, नहीं तो बार्टर कैसे होगा? तो ये बड़ी प्रॉब्लम होती थी, डबल कोइंसिडेंस नहीं होता था, तो लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, हम मेजर नहीं कर पाते थे कि भैया मुझे आपसे शूज चाहिए, आपको मेरे से चीनी चाहिए, अब शूज के बदले में चीनी कितनी, तो कॉमन मेजर नहीं होता था। स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स नहीं होता था, फ्यूचर ट्रांजैक्शंस नहीं कर सकते गुड्स में। दूसरा लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू, आप चीजों को स्टोर नहीं कर सकते थे, ठीक है। अब ये सारी प्रॉब्लम्स को खत्म किसने करा? मनी ने। मनी क्या बना? एनीथिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अब मनी की टर्म्स में आप कुछ भी एक्सचेंज कर सकते हो, मेजर ऑफ वैल्यू कुछ भी मेजर कर सकते हो, स्टोर ऑफ वैल्यू स्टोर कर सकते हो, एंड स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स यानी आप फ्यूचर ट्रांजैक्शंस भी मनी की टर्म्स में कर सकते हो। सिंपल। उसके बाद बच्चों फंक्शंस ऑफ मनी आते हैं। ये जो डेफिनेशन में आए हैं यही फंक्शंस ऑफ मनी भी हैं। फंक्शंस ऑफ मनी में सबसे पहले मीडियम ऑफ एक्सचेंज यानी माध्यम है मनी। आपको कुछ भी एक्सचेंज करना हो, मनी ले दे के आप आसानी से कर सकते हो। मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज मेजर्स दैट इट कैन बी यूज्ड टू मेक पेमेंट्स फॉर ऑल द ट्रांजैक्शंस। उसके बाद बच्चों मेजर ऑफ वैल्यू, मनी की टर्म्स में आप हर चीज की वैल्यू लगा सकते हो। कोई गुड्स है, सर्विसेज है, लैंड है, गोल्ड है, कुछ भी है, हर चीज की वैल्यू मनी की टर्म्स में लग सकती है। तो मनी एज अ मेजर ऑफ वैल्यू मींस दैट मनी वर्क्स एज अ कॉमन डिनोमिनेशन, जिसमें सारे गुड्स और सर्विसेज को मेजर किया जा सकता है। सेकेंडरी फंक्शंस में स्टोर ऑफ वैल्यू, जैसे आप सेविंग करते हो, लोग इन्वेस्टमेंट्स करते हैं म्यूचुअल फंड्स में, शेयर्स में, तो स्टोर ऑफ वैल्यू है ना कि फ्यूचर के लिए स्टोर करके रख रहे हैं, तो वो क्या है? मनी एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू मींस मनी कैन बी यूज्ड टू ट्रांसफर परचेजिंग पावर फ्रॉम प्रेजेंट टू फ्यूचर। स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स का मतलब होता है कि इंस्टॉलमेंट्स पे जब हम आजकल सामान ले लेते हैं, किस्तों में लोन वोन चलता है, तो ये सब फ्यूचर ट्रांजेक्शंस भी मनी की टर्म्स में ही पॉसिबल है। Money as a standard of deferred payments means that money acts as a standard for payments which are to be made in future. इसके बाद बच्चों हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है मनी सप्लाई। सर मनी सप्लाई क्या होता है? मनी सप्लाई का मतलब होता है बच्चों एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे कितना पैसा अवेलेबल है इकोनॉमी में, यानी कि इट रेफर्स टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। इसके अंदर बच्चों पॉइंट ऑफ टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी ये एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है। दूसरा पब्लिक बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी इसके अंदर मनी यूजिंग सेक्टर आएगा, मनी क्रिएटिंग सेक्टर नहीं आएगा, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या आता है? करेंसी विद पब्लिक एंड डिमांड डिपॉजिट्स, राइट, परफेक्ट सर। इसके बाद बच्चों कुछ मेजर्स हैं मनी सप्लाई के, जिसके अंदर यानी कि मनी सप्लाई में तो मनी तो बहुत सारे तरीके का है ना, तो उसको चार पार्ट्स में बांटा गया है, M1, M2, M3, M4। M1 में क्या क्या आता है? ये सबसे ज्यादा लिक्विड है, M4 सबसे कम लिक्विड होता है, ठीक है। ऊपर से नीचे लिक्विडिटी की टर्म्स में जैसे जैसे नीचे जाएंगे लिक्विडिटी कम होती चली जाएगी। सबसे पहले करेंसी एंड कॉइन्स आ जाएगा, जो आपके पास हमेशा होता है। डिमांड डिपॉजिट्स आ जाएगा, जिसको आप ऑन डिमांड कभी भी निकाल सकते हो बैंक से। और अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई आ जाएगा। ये लर्न करना, ये अच्छे से लर्न करना। M2 में क्या क्या आता है? M1 प्लस जो पोस्ट ऑफिस में आपने पैसा रखा हुआ है, सेविंग डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस। M3 M1 प्लस टाइम डिपॉजिट्स, टाइम डिपॉजिट्स का मतलब एफडी होती है बच्चों। M4 में क्या क्या आता है? M3 प्लस टोटल डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक। तो ये मनी सप्लाई में मेनली चार कंपोनेंट्स हैं, M1, M2, M3, M4। लिक्विडिटी सबसे ज्यादा M1 की होती है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी M1 ही है।
इसके बाद बच्चों एक कॉन्सेप्ट आता है हाई पावर्ड मनी, किसको बोलते हैं? तो हाई पावर्ड मनी उस मनी को बोलते हैं जो आरबीआई ने और गवर्नमेंट ने प्रोड्यूस करी है। इसके अंदर मेनली दो चीजें आएंगी, क्या क्या? एक तो करेंसी जो पब्लिक के पास है, दूसरा जो रिजर्व्स बैंक के पास है, जो आपने रिजर्व्स बैंक जो रिजर्व्स बनाता है ना, वो भी आ जाएंगे। इसके बाद मनी कंसिस्ट ऑफ करेंसी एंड डिमांड डिपॉजिट्स, व्हाइल हाई पावर्ड मनी कंसिस्ट ऑफ करेंसी एंड कैश रिजर्व्स। ठीक है, इस बात का ध्यान रख लेना। डन सर, ये सॉर्ट हो गया। देन बैंकिंग में क्या क्या आता है सर? बैंकिंग में बेटा हमारे पास मेनली सेंट्रल बैंक इंपॉर्टेंट है, लेकिन बैंक तो दो तरीके के हैं, कमर्शियल बैंक भी है, सेंट्रल बैंक भी है। मेनली क्वेश्चन जो बनेगा बेटा एग्जामिनेशन में तुम्हारी, आजा यार, मेनली क्वेश्चन इस वाले सेगमेंट से बनेगा, मतलब आपके एग्जाम में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, मान के चलना कि यहीं से आ रहा है, सावधान इंडिया, ये वाला डब्बा, इसमें से तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा होगा पक्का। ठीक है, फिर भी देखो कमर्शियल बैंक कौन से होते हैं? जिनसे हम लेन देन करते हैं, जिसमें हम पैसा जमा करते हैं, लोन लेते हैं, वो कमर्शियल बैंक है। कमर्शियल बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन विच परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, ग्रांटिंग लोन्स एंड मेकिंग इन्वेस्टमेंट्स विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट्स। अब कमर्शियल बैंक क्या क्या करता है? इसके प्राइमरी फंक्शन है हमारी सारी डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करना, हमें लोन देना। अब डिपॉजिट्स कई तरीके की, जैसे डिमांड डिपॉजिट्स, जैसे टाइम डिपॉजिट्स, है ना, मल्टीपल काइंड्स ऑफ डिपॉजिट्स होती हैं। अब डिमांड में भी करंट अकाउंट डिपॉजिट्स होती हैं, सेविंग डिपॉजिट्स होती हैं, ऐसे ही लोन भी कई तरीके के होते हैं बच्चों। सेकेंडरी में ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, बैंक आपको ओवरड्राफ्ट भी देता है, बिल ऑफ एक्सचेंज भी डिस्काउंट करके देता है। अगर आपका कोई बिल है जिसका पेमेंट फ्यूचर में मिलना है, आप बैंक से आज ही ले सकते हो, बैंक आपसे इस पे कुछ चार्जेस लेगा और आपको पैसा आज ही दे देगा, इसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज। देन बैंक हमारा एजेंट बन के भी काम करता है, उसको हम एजेंसी फंक्शन बोलते हैं। एजेंट बन के बैंक हमारे लिए क्या क्या करता है? फंड ट्रांसफर करता है, कलेक्शन करता है, एक्सचेंज खरीदने में मदद करता है, सिक्योरिटीज खरीदने में मदद करता है, इनकम टैक्स कंसल्टेंसी देता है हमें। तो बैंक हमें कई जगह बेनिफिट देता है एज एन एजेंट। जनरल यूटिलिटी का मतलब बच्चों जनरल बेनिफिट वाले फंक्शंस, जैसे लॉकर देगा, ट्रैवलर्स चेक देगा, लेटर ऑफ क्रेडिट देगा। तो ये आपको बस रीड ओनली है, एक बार पढ़ना है, दैट इज इट। एग्जाम में तो यहीं से आएगा सवाल। ठीक है, सेंट्रल बैंक कौन है बच्चों? सेंट्रल बैंक होता है सभी बैंकों का बैंक, सरकार का भी बैंक, करेंसी भी यही इशू करेगा। तो पूरे के पूरे मॉनेटरी सिस्टम में सबसे पावरफुल, सबसे एपेक्स जो बॉडी है वो सेंट्रल बैंक है। हर देश का एक सेंट्रल बैंक होता है, हमारा सेंट्रल बैंक है आरबीआई 1935। सर 1935 क्यों लगा रहे हो? क्योंकि स्टैब्लिश तब हुआ था, ताकि तुम्हें याद रहे। ठीक है, देखो इट इज एन एपेक्स बॉडी विच कंट्रोल, ऑपरेट, रेगुलेट, डायरेक्ट एंटायर बैंकिंग एंड मॉनेटरी स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री। ये फंक्शंस है बेटा, सारे डिटेल में पढ़ाए हुए हैं मैंने। नंबर 1 करेंसी अथॉरिटी, यानी नोट ये इशू करता है हमारे देश में। आरबीआई के पास सोल पावर है टू इशू करेंसी नोट्स। ठीक है, सारे के सारे नोट, सिर्फ किसको छोड़ के? 1 रुपए का नोट और सारे सिक्के, वो सब कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है बेटा, बैंकर टू द गवर्नमेंट, सरकार का बैंकर ये है, सरकार का एजेंट ये है, सरकार का सुपरवाइजर ये है, सभी बैंकों का भी यही है। सरकार का सुपरवाइजर तो नहीं है, सरकार का तो मेन ये एजेंट है, सरकार का ये मेन फाइनेंशियल एडवाइजर है। गवर्नमेंट के लिए तो ये सारी काम करता है, बैंकों के लिए है, बैंक्स के लिए एजेंट भी है, सुपरवाइजर भी है, बैंक्स के लिए तो सारे ही काम करता है ना। बैंकों के ऊपर नजर भी बना के रखता है, बैंक्स का बॉस भी है, बैंक्स को पैसा भी प्रोवाइड करता है, बैंक्स को लोन भी देता है, बैंक्स के डिपॉजिट भी एक्सेप्ट करता है। तो जो जो फंक्शन कमर्शियल बैंक हमारे लिए करता है, वो सारे फंक्शन सेंट्रल बैंक किसके लिए करता है? कमर्शियल बैंक के लिए। परफेक्ट। अच्छा, कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई बेटा, इकोनॉमी में अगर मनी सप्लाई ज्यादा है तो उसको भी कंट्रोल करता है। हमने पढ़ा था ना, मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए 2 मेजर्स हैं, फिस्कल मेजर्स जो सरकार के हैं, मॉनेटरी मेजर्स जो आरबीआई के हैं। आरबीआई के पास 2 इंस्ट्रूमेंट्स हैं, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव में क्या क्या आता है? बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, एलआरआर। कल की लाइव में भी मैंने आपको कराया था। उसके साथ साथ मार्जिन रिक्वायरमेंट्स, मॉरल सुएशन, सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, बहुत सारी मल्टीपल चीजें हमारे पास होती हैं। ठीक है, अब मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए क्या करना है? रेपो रेट बढ़ा दो, बैंक रेट बढ़ा दो, रिवर्स रेपो रेट बढ़ा दो। अब तीनों होते क्या हैं? रेपो रेट होता है जिस रेट से सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लोन देगा फॉर शॉर्ट टाइम पीरियड, है ना। तो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर बढ़ा देंगे तो महंगा हो जाएगा लोन कमर्शियल बैंक्स के लिए, तो पब्लिक के लिए भी महंगा हो जाएगा, तो अल्टीमेटली पैसा कम पहुंचेगा। लॉन्ग टर्म के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चलता है वो बैंक रेट है। अब तक तो तुम्हें याद हो गया होगा, बहुत बार पढ़ा दिया, कल हमने एक्सेस डिमांड, डेफिशिएंट डिमांड में ही पढ़े थे ये। रिवर्स रेपो रेट क्या है?
कि अगर कमर्शियल बैंक अपना पैसा जमा करेंगे आरबीआई के पास तो आरबीआई उनको जो इंटरेस्ट देगा उसको रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं। तो इसको भी बढ़ा देते हैं कि पैसा जमा करो, हम ज्यादा ब्याज देंगे, तुम्हें फायदा होगा, है ना। उसके बाद ओपन मार्केट ऑपरेशंस में ये क्या करेगा, इस टाइम पे सिक्योरिटीज की सेलिंग करेगा तो जनता से पैसा आ जाएगा इधर सारा का सारा, ठीक है। एलआरआर में दो होते हैं, जो अपने पास रिजर्व बनाना है एसएलआर, जो सेंट्रल बैंक के पास बनाना है वो सीआरआर, दोनों को ही बढ़ा दिया जाता है ताकि पब्लिक में पैसा कम पहुंचे। मार्जिन क्या होता है, सिक्योरिटी और लोन के बीच का डिफरेंस, इसको भी बढ़ा दिया जाता है। मार्जिन बढ़ाने से क्या होता है, लोन महंगे हो जाते हैं, ठीक है, लोन मुश्किल हो जाते हैं एक तरीके से। मॉरल सुएशन में डिस्करेज कर देगा कि भैया लोन नहीं देना, डिस्करेज लेंडिंग। मॉरल सुएशन क्या होता है, प्रेशर एज वेल एज परसुएशन, जो सेंट्रल बैंक कंट्रोल करता है, आरबीआई जो है कंट्रोल करता है सभी कमर्शियल बैंक्स के ऊपर, उनको स्ट्रिक्टली बोलेगा कि लोन नहीं देना, मनी सप्लाई को कंट्रोल करना है। और सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल में इंट्रोड्यूस करेगा क्रेडिट राशनिंग। यहां से सवाल बच्चों आएगा ही आएगा, ठीक है। अच्छा, एज अ बैंकर्स बैंक एक बात और ध्यान रखना, सभी बैंकों के लिए लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट भी यही है। लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट का क्या मतलब होता है कि जब कमर्शियल बैंक्स को कहीं से भी पैसा नहीं मिल रहा होता और उनको पैसे की बहुत जरूरत है तो उनके लिए आखिरी ऑप्शन क्या बचता है, सेंट्रल बैंक। तो सेंट्रल बैंक उनकी आखिरी उम्मीद है, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट है, इस बात का भी ध्यान रखना। ठीक हो गया बेटा। उसके अलावा क्वांटिटेटिव वर्सेस क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स मैंने आपको बता ही दिए, सही है। अच्छा, एक इसमें टॉपिक आता है मनी मल्टीप्लायर। मनी मल्टीप्लायर क्या है, मनी मल्टीप्लायर एक कॉन्सेप्ट है जिसमें हम ये देखते हैं कि बैंक के अंदर जितना आप पैसा जमा करते हो, यानी इनिशियल डिपॉजिट, बैंक उस इनिशियल डिपॉजिट से कई गुना डिपॉजिट्स बना लेता है। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोल देते हैं, मनी मल्टीप्लायर, ठीक है। ये जो मनी मल्टीप्लायर का प्रोसेस है ये कुछ एजम्पशंस पे बेस्ड है। एजम्पशंस क्या है, जैसे सबसे पहले सारे के सारे जो ट्रांजैक्शंस हैं वो बैंक से होंगे। दूसरा, इकोनॉमी के अंदर कोई भी सेविंग नहीं करेगा, पैसा बस घूमता रहेगा, जितना आएगा उतना जाएगा। इस तरीके से बैंक कई गुना पैसा क्रिएट कर लेता है, जिसको हम मनी मल्टीप्लायर बोलते हैं। कमर्शियल बैंक्स आर एबल टू क्रिएट क्रेडिट विच इज मेनी टाइम्स मोर देन द इनिशियल डिपॉजिट्स, इसी को हम मनी मल्टीप्लायर बोल देते हैं। अब सर मनी मल्टीप्लायर का अगर एग्जाम में आ गया 6 नंबर में या 4 नंबर में तो हम कैसे लिखेंगे, जैसे मैंने कल तुम्हें इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर बताया था ना, उसी तरीके से आपको लिखना है बेटा। मनी मल्टीप्लायर का पहले मीनिंग लिखना, देन अजम्पशंस लिखना, फिर तुम टेबल बनाओगे और फिर उसका एक्सप्लेनेशन लिखोगे, तब 4 नंबर तुम्हें पूरे मिलेंगे। मीनिंग क्या है कि जो कमर्शियल बैंक है उनके पास जो इनिशियल डिपॉजिट आता है उससे वो कई गुना पैसा क्रिएट कर लेते हैं। एजम्पशन क्या है, सारे के सारे ट्रांजैक्शंस बैंक से होंगे, सारे के सारे बैंक्स एक यूनिट है, उसको हम बैंक ही बोलते हैं। टेबल में क्या क्या बनाएंगे अभी दिखाता हूं और फिर उसको हम एक्सप्लेन कर देंगे। देखो, सबसे पहले हमारे पास यहां पे आएगा इनिशियल डिपॉजिट, ठीक है। इससे पब्लिक क्या बांटेगी, यहां पे ले लो डिपॉजिट्स, इससे बैंक लोन्स देगा और कुछ रिजर्व बनाएगा जिसको हम एलआरआर बोल देते हैं, सही है। अब देखो, बैंक को रिजर्व तो बनाना ही पड़ता है ना। अब मैं मान लेता हूं कि 20% जो है, या 10% या 20% ही ले लो, चलो 20% का एलआरआर है, ठीक है। अब यहां पे हम राउंड्स लिख लेते हैं। सपोज फर्स्ट राउंड में किसी ने 1000 रुपए बैंक के पास जमा करे। 1000 अगर बैंक के पास जमा करे बच्चों तो 20% इसका रिजर्व बनेगा, यानी 200 रुपए, 800 का लोन दे दिया जाएगा। अब जिसको भी 800 का लोन देंगे, उसने लोन क्यों लिया है, उसने खर्चा करना है, वो खर्चा करेगा तो ये 800 घूम के फिर बैंक में आ गया, ठीक है। बैंक फिर क्या करेगा, 800 का 20% फिर से 160 रुपए का रिजर्व बनाएगा, 640 रुपए लोन में दे देगा। लोन जिसको देगा वो निकालेगा, खर्चा करेगा, 640 फिर बैंक में आ गया तीसरे राउंड में। बैंक फिर से 640 में से 128 रुपए का रिजर्व बनाएगा, 512 रुपए लोन में दे देगा। फिर 512 जिसको दिया वो फिर खर्चा करेगा, घूम के फिर आ गया। तो ये ऐसे ही चलता रहेगा और चलते चलते यहां पे 1000 का जो डिपॉजिट है ये टोटल 1000 का रिजर्व बन जाएगा बेटा। ये रिजर्व्स का जब हम सम करेंगे तो ये 1000 बन जाएगा, ठीक है। अब ये 1000 है अगर, तो टोटल डिपॉजिट्स कितने हो जाएंगे, 5000 के। टोटल डिपॉजिट्स 5000 के हो जाएंगे और लोन कितने बांटेंगे, ये 4000 रुपए के। सर हमें कैसे पता चलेगा ये 5000 के हो गए, तो उसके लिए मल्टीप्लायर का एक फॉर्मूला होता है, मनी मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1/LRR। 1/20% यानी 0.2, ये आ गया बच्चों 5 टाइम्स।
मुझे पहले से पता था कि ये 5 टाइम्स ही आने वाला है, तो 1000 का 5 गुना यानी 5000 रुपए के टोटल डिपॉजिट्स बन जाएंगे। ठीक हुआ, सही है, परफेक्ट है बच्चों। मनी मल्टीप्लायर और एलआरआर का इनवर्स रिलेशन होता है। मनी मल्टीप्लायर और एलआरआर का रिलेशन कैसा होता है? इनवर्स। ठीक है बच्चों, मतलब अगर ये ज्यादा होगा तो ये कम होगा, ये कम होगा तो ये ज्यादा होगा। सीधा सा इस बात का ध्यान रखना आप लोग। परफेक्ट, परफेक्ट सर। इसके बाद बच्चों हमारे पास एक डिफरेंस है करंट डिपॉजिट्स और फिक्स्ड डिपॉजिट्स का। करंट डिपॉजिट्स कौन से होते हैं? जो कि बिजनेसमैन के होते हैं, चेकेबल होते हैं, चेक फैसिलिटी इसमें होती है। एफडी में कोई चेक फैसिलिटी नहीं होती। आपने एफडी करी, आपको जितने भी टाइम की होगी उतने के बाद ही पैसा मिलेगा। इंटरेस्ट, करंट में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, एफडी में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है एज कंपेयर टू अदर डिपॉजिट्स। नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस, करंट में आप जितनी चाहो उतनी कर सकते हो। एफडी में जो ट्रांजेक्शंस होती हैं वो सीधा 2 ही ट्रांजेक्शंस होती हैं, एक डिपॉजिट करते हुए और एक तोड़ते हुए एफडी को। ठीक है, परफेक्ट, डन सर। इसके बाद बच्चों हमारे पास कुछ टर्म्स हैं, जैसे मनी क्रिएशन को क्रेडिट क्रिएशन बोलते हैं, मनी मल्टीप्लायर को डिपॉजिट मल्टीप्लायर, क्रेडिट मल्टीप्लायर बोलते हैं, रेपो रेट को रीपर्चेज रेट, बैंक रेट को डिस्काउंट रेट, एलआरआर को वेरिएबल रिजर्व मेथड। एंड देन एक डिफरेंस है सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक में। मीनिंग आपको पता ही है, सेंट्रल बैंक एपेक्स बॉडी है, कमर्शियल बैंक्स की डेफिनेशन लिख देंगे। स्टेटस की बात करें तो ये एपेक्स है, वो एक यूनिट है बैंकिंग स्ट्रक्चर का। ओनरशिप ये सरकार का होता है, कमर्शियल बैंक सरकारी भी हैं, प्राइवेट भी हैं। ऑब्जेक्टिव, इसका ऑब्जेक्टिव है पब्लिक इंटरेस्ट में काम करना, उसका ऑब्जेक्टिव है पैसा बनाना। नंबर ऑफ बैंक्स, सेंट्रल बैंक एक ही होता है, हाँ इसके ऑफिसेस बहुत सारे हो सकते हैं लेकिन बैंक एक ही है आरबीआई। कमर्शियल बैंक्स बहुत सारे हो सकते हैं। पब्लिक डीलिंग, ये पब्लिक डीलिंग नहीं करता, वो पब्लिक डीलिंग करता है। इसी के साथ बच्चों जी हमारा मनी एंड बैंकिंग का रिवीजन भी समाप्त होता है। आई होप आप लोग को अच्छे तरीके से पूरा ही यूनिट रिवाइज हो गया होगा। इसके बाद थोड़ी देर में हम गवर्नमेंट बजट करेंगे, बीओपी करेंगे और रिवीजन को समाप्त कर देंगे। उसी के साथ साथ डिस्क्रिप्शन में इसके पीवाईक्यूज का लिंक मिलेगा, एक बार उसको जरूर देखना। मैंने अभी गैप डेज में कराए थे, उसको जरूर चेक कर लेना, सारी चीजें समाप्त हो जाएंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन, कीप ग्रोइंग, कीप ग्लोइंग एंड कीप स्माइलिंग।